Hello students, today we will discuss absorption by roots. रूट क्या होता है? आप लोगों ने देखा है बहुत अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारा प्लांट्स देखा है और रूट क्या होता है आप लोगों को समझ में आता है. द रूट्स आर ब्रांच्ड पार्ट एट द लोअर एंड ऑफ अ प्लांट. किसी प्लांट का लोअर एंड का जो पार्ट होता है उसी को रूट्स कहते हैं. फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ रूट्स, they fix the plant in the soil. They also help the plants to absorb mineral and water from the soil. रूट का पार्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को. देखिए रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये सारे रूट्स हेयर निकले हुए हैं. इस रीजन को बोलते हैं रीज ऑफ एलोंगेशन और ये नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. सबसे लास्ट में दिया हुआ रूट कैप और ये सारा जो लिखा हुआ ये रूट हेयर है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर ऑब्जर्विंग. रूट्स ऑब्जर्व करता है वाटर, उसके लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए, रूट्स में क्या क्या पाया जाता है. एक्सटेंसिव रूट हेयर विथ रैपिड ग्रोथ, बहुत सारा रूट हेयर पाया जाता है जो फैला हुआ होता है. बहुत तेज़ी से वो फैल जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है उनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया रहेगा तो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर पाएंगे. नेक्स्ट लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स. रूट हेयर्स की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर सकते हैं. थिन वॉल्स ऑफ रूट हेयर्स एंड इट इज़ फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस. और रूट हेयर्स का बहुत वॉल थिन होता है जो फ्रीली परमेबल, मतलब जो रूट हेयर का वॉल थिन होता है इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बहुत आसानी से डिफ्यूज़न के थ्रू मूव कर सकते हैं. डिजॉल्व सब्सटेंस वाटर में मिनरल सॉल्ट या वाटर फ्रीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इन रूट हेयर वैक्यूल. वैक्यूल में जो वाटर होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको सेल सैप कहते हैं हम लोग, तो इसलिए वो हाई कंसनट्रेटेड होता है. जो वैक्यूल में भरा हुआ होता है वो सेल सैप कहलाता है और वो हाई कंसनट्रेटेड होता है. देयरफॉर द रूट हेयर सेल हैव हाई कंसनट्रेटेड सेल सैप. इसलिए सेल सैप में जो फ्लूइड पाता है वो हायर कंसनट्रेटेड होता है देन सराउंडिंग्स वाटर या मिनरल्स जो डिजॉल्व रहते हैं. ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है ऑस्मोसिस में, क्योंकि सेल सैप में जो फ्लूइड होता है वो हायर कंसनट्रेटेड होता है. नेक्स्ट है प्रोसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू? फर्स्ट है इम्बाइबेशन. इट इज़ अ स्पेशल फेनोमेना बाय विच वाटर और एनी अदर लिक्विड इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस. ये एक स्पेशल फेनोमेना है जो वाटर के थ्रू होता है और अदर लिक्विड्स के थ्रू होता है. ये एब्जॉर्ब होता है सॉलिड पार्टिकल्स में. वाटर या कोई भी फ्लूइड, कोई भी सब्सटेंस, लिक्विड जो सॉलिड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल अप हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबेशन. नेक्स्ट है द सॉलिड पार्टिकल्स विच इम्बाइब वाटर और एनी अदर लिक्विड आर कॉल्ड इम्बाइबेंट्स. ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करके सॉइल अप हो जाते हैं या किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करके सॉइल अप हो जाते हैं, उसको उस चीज़ को इम्बाइबेंट्स कहते हैं. वाइल द लिक्विड विच इज़ इम्बाइब इज कॉल्ड इम्बाइबेट. प्रेशर डिवेलप्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स विच एब्जॉर्ब वाटर व्हेन सबमर्ज्ड इज कॉल्ड इम्बाइबेशन प्रेशर. जो प्रेशर डिवेलप होता है सॉलिड पार्टिकल्स में वाटर एब्जॉर्ब करते वक्त, वो सबमर्ज्ड हो जाता है जब, उसी प्रेशर को इम्बाइबेशन प्रेशर कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबेशन. इट हेल्प्स द सीड टू जर्मिनेट बाय ब्रेकिंग द सीड कोट्स. इसी प्रोसेस के थ्रू इम्बाइबेशन जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही सीड जर्मिनेट होने के लिए भी होता है. सीड पहले तो डोर्मेसी पीरियड में होता है
लेकिन जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन यानी वाटर मिलता है, और मिट्टी के अंदर अगर उसको वाटर मिलता है तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जर्मिनेट होने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल अप हो जाता है, और टेरेस्ट्रियल प्रेशर की वजह से उसका सीड कोट फट जाता है, ब्रस्ट आउट हो जाता है। तो इम्बाइबेशन सीड्स में भी हो रहा है। ये इसका एग्जाम्पल है। इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में इम्बाइबेशन के थ्रू सेल टू सेल वाटर मूवमेंट होता है। इट इज़ डोमिनेंट इन द स्टेज ऑफ वाटर। इट इज़ डोमिनेंट इन द स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ठीक है। इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप थ्रू रूट हेयर्स। एसेंट ऑफ सैप किसको बोलते हैं? जो रूट हेयर से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम होता है, उसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ऊपर तक पानी प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचते हैं उसको इम्बाइबेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिफ्यूज़न। ये भी आप लोग जानते हो। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें वाटर मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट या आयन्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। डिफ्यूज़न इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या है? इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो खुद अपने आप ही मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ लिक्विड जो है अपने आप ही हो जाता है। इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होता है। नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर एक गिलास वाटर में, एक गिलास प्लेन नॉर्मल वाटर लेते हैं और उसमें कोई एक डिस्प्रिन की टैबलेट डाल देंगे, कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि डिस्प्रिन की टैबलेट घुल करके आहिस्ता आहिस्ता वाटर में मिक्स हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब जो टैबलेट है वो हायर कंसंट्रेशन है, उसके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से वाटर यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट है द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स इन अ मीडियम एक्सर्ट अ प्रेशर विच इज़ अ प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन। और ये मूवमेंट उस वक्त तक होता रहता है जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। इसी प्रेशर को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर। यानी मूवमेंट उस वक्त तक चलता रहता है जब तक के दोनों साइड कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इक्वल ना हो जाए। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न की तरह है एक प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न के लिए किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस में भी वैसे ही है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा, लेकिन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो जिसकी ज़रूरत होगी उसको जाने देगा, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी या कोई बड़ा साइज़ का चीज़ होगा उसको पास आउट होने नहीं देगा। यानी ऑस्मोसिस भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस ऑफ टू टाइप्स, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? It is the outward movement of water molecules through the semi-permeable membrane when medium surrounding the cell is more concentrated.
डैट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस अकर होता है। सेल के अंदर वाटर पाया जाता है और सेल के बाहर सराउंडिंग में हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पाया जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि वाटर सेल के बाहर मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर मूव करता है, उसी को एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है, डैट मीन्स हायर कंसनट्रेटेड, तो अंदर से प्लेन वाटर जो लोअर कंसनट्रेटेड है वो आउटवर्ड मूव करेगा, यानी बाहर की तरफ मूव करता है। उसी प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। एंडोऑस्मोसिस, it is inward movement of water molecules through the semi-permeable membrane when the medium surrounding the cell is less concentrated hypotonic। ये एंडोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर हायर कंसनट्रेटेड वाटर पाया जाता है, हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पाया जाता है, और सेल के सराउंडिंग में वाटर पाया जाता है, प्लेन वाटर यानी लेस कंसनट्रेटेड। तो इसमें क्या होता है कि लेस कंसनट्रेटेड वाटर हायर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस हम लोग रेजिन्स के एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हम लोग कुछ रेजिन्स को ले करके थोड़ी देर के लिए अगर पानी में भिगो कर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, रेजिन्स वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल अप हो जाता है, यानी वाटर का मूवमेंट इनवर्ड हुआ, रेजिन्स के अंदर हुआ वाटर का मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डैट मीन्स एंडोऑस्मोसिस इज अकर। ठीक उसका ऑपोजिट, जब रेजिन्स श्रिंक हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रेजिन्स के अंदर से बाहर आउटवर्ड मूवमेंट दिखाता है, शो करता है, तो उस वक्त उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर is defined as the pressure that must be applied to the solution side to stop। एक प्रेशर है जिसको हम लोग साइड में अप्लाई करते हैं, जो क्या करता है, स्टॉप करता है फ्लूइड मूवमेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने के लिए। हम लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के साइड में कि फ्लूइड मूवमेंट जो सेमी परमेबल जो सेपरेट कर रहा है उसको रोक सके, वाटर सॉल्यूशन को प्योर वाटर से सेपरेट करने का जो काम कर रहा है उसको स्टॉप कर सके, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। टोनिसिटी, टोनिसिटी क्या है, ऑस्मोसिस गेट्स अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट विच इट टेक्स प्लेस। ऑस्मोसिस अफेक्टेड होता है इसके एनवायरनमेंट से यानी टोनिसिटी से, डैट मीन्स द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन से अफेक्ट करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, सॉल्यूशन पे ही डिपेंड कर रहा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस अगर होगा, तो इसलिए बोल रहा है कि टोनिसिटी अफेक्ट करता है ऑस्मोसिस को। It is the amount of tension developed in a system on account of solute particles in it based on tonicity. Solutions are divided into three types: hypotonic, isotonic, hypertonic solution. Hypotonic solution, it is the solution having lower solute concentration than the fluid inside the cell. सेल के अंदर लोअर कंसनट्रेशन सॉल्यूट रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा वो लोअर कंसनट्रेट रहेगा सेल के अंदर। इन दिस केस एंडोऑस्मोसिस, सेल के अंदर लोअर कंसनट्रेटेड रहेगा और बाहर की तरफ हायर कंसनट्रेटेड रहेगा, तो क्या होगा, वाटर अंदर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। तो एंडोऑस्मोसिस यहाँ पर होता है, वाटर मूव्स इनटू सेल एंड सेल स्वेल अप टू बिकम टर्जिड। नेक्स्ट isotonic solution, it is the solution in which the relative concentration of water molecules and the solute on either side is equal inside and outside of the cell membrane। inside और outside of the cell जो है क्या रहेगा, equal रहेगा, solution का concentration equal रहेगा, उसको isotonic solution बोलते हैं। इसमें नो ऑस्मोसिस, ना एंडोऑस्मोसिस होता है और ना ही एक्सोऑस्मोसिस वाक़या होगा।
Hypertonic solution, it is the solution having higher solute concentration than the fluids inside the cell. In the case एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस हाइपरटोनिक्स में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस होता है. डैट मीन्स वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड सेल श्रिंक. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्जिडिटी. ऑस्मोसिस क्या करता है? सेल को टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टोमाटल मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपैरेशन. स्टोमाटल मूवमेंट डैट मीन्स स्टोमाटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग मूवमेंट में ये वाइटल रोल प्ले करता है ट्रांसपैरेशन के वक्त. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल बाय रूट हेयर्स इन ड्यू टू ऑस्मोसिस. ड्यूरिंग एब्जॉर्बेशन जो वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल के थ्रू, सॉइल से रूट हेयर्स के थ्रू, वो ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है. ऑस्मोसिस की वजह से सेल टू सेल वाटर पास आउट होते होते प्लांट के टिप तक पहुंच जाता है. इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. इट प्लेज अ की रोल इन ग्रोथ ऑफ रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल. रेडिकल और प्ल्यूम्यूल क्या है? आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन में पढ़ चुके होंगे क्लास 9 में. ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड जो हम लोग पढ़ चुके आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, उसी को फिर से एक बार इसके थ्रू देखते हैं, चार्ट के थ्रू देखते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशन डैट मीन्स 20% सॉल्यूट कंसंट्रेशन, 80% वाटर. वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. इसमें ऑस्मोसिस अगर नहीं होता, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस नहीं करता है. दोनों साइड कंसंट्रेशन जो है इक्वल होता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 20% सॉल्यूट कंसंट्रेशन, 80% वाटर. वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. वाटर सेल के अंदर से बाहर की तरफ आउटवर्ड मूवमेंट करता है. सेल श्रिंक हो जाता है. वो कब होता है? जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है. ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? 20% सॉल्यूट कंसंट्रेशन, 80% वाटर. वाटर मूव्स इनटू द सेल. यहाँ वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा, यानी यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा. और हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस होता है. टर्जिडिटी क्या है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ सेल विच इट बिकम्स ब्लजेड आउट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस. बाय एंडोऑस्मोसिस सेल के अंदर जब पानी जाता है, पानी भर जाता है, इतना ज़्यादा भर जाता है, मतलब पूरी तरीके से फुल हो जाता है सेल, तो वो टाइट हो जाता है. आप लोग एक बलून ले लें और बलून में अगर पानी बिल्कुल भी ज़्यादा करके भर लें तो क्या उसको आप जिस साइड भी करेंगे तो वो एकदम बिल्कुल फुला रहेगा. वो कहीं से भी तो श्रिंक नहीं होगा. बलून को पूरे वाटर से फुल करके बांध दें और बांध करके उसको प्रेस आउट करेंगे तो कहीं से फटेगा भी नहीं और कहीं पर भी श्रिंक नहीं रहेगा. यानी ज़्यादा जब सेल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर जाता है उसको टर्जिडिटी ऑफ द सेल बोलते हैं, जो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू होता है. द सेल इज सेड टू बी टर्जिड व्हेन इट अकोमोडेट मोर वाटर. इट ज़्यादा पानी जब ये लोग सेल ऑब्जर्व कर लेता है, सेल के अंदर रहता है, तो उसको टर्जिड बोलते हैं. सच अ सेल इज कॉल्ड अ टर्जिड सेल. 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर डिवेलप्ड आर जनरेटेड बाय ए टर्जिड सेल. टर्जिड सेल में 2 तरह के प्रेशर डिवेलप होते हैं. टर्जर प्रेशर, नंबर 1 टर्जर प्रेशर. इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इन द सेल. यानी सेल के प्रोटोप्लाज्म में एक सेल होगा, सेल नहीं, मतलब प्रोटोप्लाज्म के थ्रू एक प्रेशर बनेगा जो किस तरफ जाके फोर्स करेगा? सेल वॉल की तरफ बार बार प्रेस करेगा. उसको टर्जर प्रेशर बोलते हैं. और वॉल प्रेशर क्या होगा? दूसरा टाइप प्रेशर का वॉल प्रेशर है. इट इज़ द बैक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल. और दूसरा प्रेशर सेल वॉल देगा अगेंस्ट द प्रोटोप्लाज्म, यानी
वॉल प्रेशर टर्जर प्रेशर को प्रेस करेगा और टर्जर प्रेशर वॉल प्रेशर पे प्रेस करेगा ऑफ अ फुली टर्जिड सेल। जब सेल टर्जिड होगा तो दोनों प्रेशर एक दूसरे पे प्रेशर करेंगे, दोनों साइड से प्रेशर करेंगे। टर्जिड सेल देखिए डायग्राम के थ्रू, वाटर इंटर्स द सेल। टर्जिड सेल में वाटर बिल्कुल भी भर जाएगा, बहुत सारा सेल वाटर वैक्यूल सोयल एंड पुशेस अगेंस्ट सेल वॉल, और सेल वॉल पे बार बार पुश करेंगे। ऐसा सीड में होता है जर्मिनेशन के वक्त, बार बार प्रेशर पड़ने से, टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर बार बार पड़ने से क्या होता है कि सीड कोट ब्रश्ड आउट हो जाता है और उससे एम्ब्रियो बाहर निकल आता है, यानी जर्मिनेट हो जाता है सीड। और उसका अपोजिट है ठीक फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल मतलब पानी नहीं रहेगा, मतलब सेल के अंदर से पानी पूरा बाहर निकल जाएगा, वाटर बिल्कुल भी खाली हो जाएगा, खाली कर देगा। उस वक्त सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, वैक्यूल श्रिंक एंड सेल लॉस शेप, सेल का शेप भी बिगड़ जाएगा। वाटर लॉस फ्रॉम द सेल, ऐसे सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल। और जिसमें पानी बहुत भरा हुआ रहेगा, वाटर बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको टर्जिड सेल बोलते हैं। फ्लैसिडिटी क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन विच अ सेल लूजेस वाटर फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस की वजह से ऐसा सेल जो एक्सोस्मोसिस की वजह से अपना सारा पानी लूज़ कर दे, उसके साइटोप्लाज्म से सारा पानी बाहर निकल जाए, एक्सोस्मोसिस अकर होता है। सच सेल इज नोन एज, ऐसे सेल को हम लोग फ्लैसिड सेल बोलते हैं, यानी जिससे पानी नहीं रहे, पानी खाली हो जाए। पानी एम्प्टी सेल को जो विदाउट वाटर रहता है उसको फ्लैसिड सेल बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? इट अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। जब सेल से वाटर मूव्स आउट कर जाता है बाहर की तरफ, व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, प्लांट सेल लूसेस इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। दिस मेक्स सेल लुक फ्लैसिड इन अपीयरेंस। फ्लैसिडिटी का ही दूसरा कंडीशन यानी दूसरा शेप जो है प्लाज्मोलाइसिस है। प्लाज्मोलाइसिस उसी वक्त वाक़या होता है जब वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव आउट कर जाता है, व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी जब एक्सोऑस्मोसिस होता है उसी वक्त प्लाज्मोलाइसिस होता है। ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस का होता है प्लांट सेल अपना ओरिजिनल अपीयरेंस लॉस कर देते हैं। जब पानी पूरा निकल जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, तो उसका शेप भी बिगड़ जाता है, शेप खराब हो जाता है। दिस मेक सेल लुक फ्लैसिड इन अपीयरेंस, तो देखने में बिल्कुल सेल फ्लैसिड लगता है, यानी बिल्कुल खाली लगता है। तो उसी वक्त प्लाज्मोलाइसिस भी अकर होता है ऐसे ही सेल में। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है? इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस खाली सेल को यानी एम्प्टी सेल को जो विदाउट वाटर है उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। तो रिवर्स, उसका ठीक रिवर्स मतलब जब सेल में फिर से वाटर भर जाएगा पूरा, तो उसको डीप्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। इन विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को, तो उस वक्त उसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड, जब फेवरेबल कंडीशन डेट में उसको वाटर मिल जाता है सेल को, तो वो फिर से डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इन प्लांट्स a complex movement of materials takes place in different direction. The water taken by the root, the absorbed minerals and the food manufactured by leaves all needs to be distributed to various part of a plant. प्लांट में ये बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है जिसके थ्रू मटेरियल्स यानी मिनरल्स, सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करके या जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं सबको जो है प्लांट के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है। द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कैरीड आउट बाय द प्रोसेस लाइक डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। जो थोड़ी थोड़ी दूर पे जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ पर तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू पहुँचा दिया जाता है प्लांट्स में। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो लॉन्ग डिस्टेंस है यानी थोड़ी ज़्यादा दूर बार्क में प्लांट के या टॉल ट्रीज़ में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, स्पेशल वास्कुलर टिश्यू के थ्रू यानी जाइलम के थ्रू, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। जाइलम का फंक्शन क्या है? ये वाटर को रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर को
टिप ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम का फंक्शन है कि जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, प्लांट के लीव्स में, उसको प्लांट के बाकी सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है फ्लोएम। जाइलम, दिस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी अभी मैंने आप लोगों को यही बताया। फ्लोएम, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज फूड एक्सेट्रा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है सॉरी। It takes place, active transport it takes place from the region of lower concentration to higher concentration. Expenditure of energy in the form of ATP. It requires carriers of transport of ion across the cell membrane. Active transport क्या होता है? एक पैसेज है ऑफ अ सब्सटेंस यानी सॉल्ट या आयन का एक पैसेज है जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एक लिविंग सेल मेम्ब्रेन से होते हुए मूवमेंट होता है, इसलिए इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये जस्ट डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है, इसमें बहुत मुश्किल होता है मूवमेंट, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसलिए इसमें एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट सॉरी। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर। ये डिफ्यूज़न की तरह है बिल्कुल, कि हायर से लोअर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इट डज़ नॉट रिक्वायर द कैरियर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, यानी ये आसानी से खुद हो जाएगा। हायर से लोअर की तरफ होगा तो ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिल्कुल डिफ्यूज़न की तरह होता है, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एसेंट ऑफ सैप क्या है? इट इज़ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट by the stems. It occurs through tertiary elements of xylem. रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट्स में यानी ऊपर की तरफ भेजता है जाइलम के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं हम लोग। रूट हेयर से कॉर्टेक्स सेल में जाता है वाटर, फिर एंडोडर्मिस में जाता है, फिर पैसेज सेल में जाता है, उसके बाद जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है। जाइलम वेसल्स टिप ऑफ द प्लांट्स तक का वाटर को पहुंचाने का काम करते हैं। इसी प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। इस डायग्राम के थ्रू देखिए आप लोग, सॉयल से एब्जॉर्ब हो करके सॉयल पार्टिकल, सॉयल से वाटर जो रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो करके कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस से होते हुए यहाँ जाइलम वेसल्स में पहुँचता है। जो ये लंबा सा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जाइलम वेसल्स है। ठीक है, ये सब सेल जो है कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस जो छोटा छोटा सेल है, यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस सेल टू सेल होता है। उसके बाद जाइलम वेसल्स में वाटर पहुँचता है और जाइलम वेसल जो है किसके ज़रिए, कैपिलरी मूवमेंट, इंट्रासेलुलर स्पेस, रूट प्रेशर के थ्रू ऊपर तक का पहुंचाया जाता है, लीफ तक का। उसके बाद क्यूटिकल से फिर ट्रांसपरेशन के थ्रू वाटर निकल जाता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ब्राउट बाय द 4 फोर्सेस। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है जाइलम वेसल्स के थ्रू यानी प्लांट के टिप्स तक का कैसे पहुंचाया जाता है, उसके लिए 4 फोर्सेस यूज़फुल है। नंबर 1 रूट प्रेशर, नंबर 2 कैपिलरी एक्शन, 3 एडेंशन ऑफ वाटर, 4 जो है ट्रांसपरेशन पुल। रूट प्रेशर क्या है? इट इज़ द प्रेशर दैट डेवलप्स इन द जाइलम ऑफ रूट्स मेनली इन कॉर्टिकल सेल्स ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर। इट पुशेज द वाटर एंड मिनरल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। डैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि रूट प्रेशर जो है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ पानी को पुश करके, वाटर को पुश करते करते ऊपर
एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। उसी प्रेशर को रूट प्रेशर बोलते हैं। द रूट प्रेशर इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है रूट प्रेशर। स्प्रिंग एंड रेनी सीजन में व्हेन लेवल ऑफ एवापोरेशन इज़ लो, जब एवापोरेशन यानी ट्रांसपायरेशन का रेट कम होता है तो उस वक्त रूट प्रेशर ज़्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग के वक्त जब सनलाइट यानी सनलाइट जो है बहुत कम होता है, कम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता उस वक्त, और इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए उस वक्त रूट प्रेशर ज़्यादा रहता है। इवेपोरेशन इज़ लो, इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर। कैपिलरी एक्शन, इट इज़ वन ऑफ द फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है कैपिलरी एक्शन। हैविंग नैरो डायमीटर, it causes the water from level to rise and fill up the vacuum created by loss of water due to transpiration from the leaves। यानी ऊपर एवापोरेट हो करके वाटर निकलता रहा है और नीचे से पानी का फ्लो बना रहा है, पुश करके पानी का एक फ्लो जो है बना रहा है। जैसे हम लोग स्ट्रॉ में पानी टानते हैं, मुंह से खींचते सक करते हैं तो पानी का बहाव कंटिन्यू चलता रहता है। जब हम लोग टानना छोड़ते हैं, मतलब सक करना छोड़ते हैं, तब क्या होता है, पानी का फ्लो बीच से टूट जाता है, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का फ्लो। ठीक उसी तरीके से पुल मीन्स जो खिंचाव होता है, कैपिलरी एक्शन या ट्रांसपायरेशन पुल बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि स्ट्रॉ के थ्रू हम लोग किसी भी कोल्ड ड्रिंक को जब सक करते हैं तो वो कंटिन्यूसली फ्लो उसका बना रहता है। एडेशन ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्टिक टू द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी। एडेशन ऑफ वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जाइलम के वॉल्स में, जाइलम वेसल्स के वॉल में चिपक करके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सेल वॉल मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। ट्रांसपायरेशन पुल, दिस फोर्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सेल टू द इंटरसेलुलर स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड डेवलप्स नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे ट्रांसपायरेशन होता है तो उस जगह का पानी, मतलब उस जगह वाटर की नीड होती है, तो नीचे खिंचाव की तरफ, मतलब नीचे से फिर पानी का पुल होता है, मतलब खिंचाव होता है, ड्रॉ किया आता है। जिस तरीके से हम लोग अभी मैंने बताया स्ट्रॉ के थ्रू हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं तो एक खिंचाव के थ्रू ऊपर आ जाता है। तो जब हमारे मुंह में कोल्ड ड्रिंक रहता है तो हम लोग सक नहीं करते, लेकिन जैसे मुंह खाली होता है हम लोग फिर से एक बार सक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर या कोल्ड ड्रिंक जो है मुंह में भर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रांसपायरेशन लीव्स से होती है। लीव्स जब ट्रांसपायरेशन होगा यानी ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा, इवेपोरेट होकर वहाँ से वाटर जगह खाली करेगी तो नीचे से एक पुल यानी खिंचाव होगा बिल्कुल स्ट्रॉ के थ्रू, स्ट्रॉ के जैसा, तो उसी को ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। द नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट एन अपवर्ड पुल ओवर वाटर कॉलम, दिस पुल इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमाइन जॉइन कोहेशन ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। मतलब एक फ्लो बना रहता है कोहेशन के थ्रू, ट्रांसपायरेशन होता है, ऊपर पानी की जगह खाली होती है, फिर से नीचे से खिंचाव होता है, उसी को ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। एसेंट ऑफ सैप, ऑस्मोसिस के थ्रू नीचे के सेल में वाटर जाता है रूट हेयर से, उसके बाद जाइलम वेसल में पहुंचा दिया जाता है, जाइलम वेसल से लीफ में जाता है और लीफ से ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकल जाता है बाहर, इसी को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं।